मौलाना छांगुर पर ईडी का एक्शन हुआ है। मौलाना छांगुर के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी देखने को मिली है। यूपी के बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मुंबई में 2 ठिकानों पर ईडी का यह एक्शन हुआ है। आज सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी शुरू हो गई है। कुल 14 ठिकाने हैं जहां पर जांच चल रही है और सुबह 5 बजे से ही छापेमारी जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में ठिकाने हैं मौलाना छांगुर के, जहां पर ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब बात अमेठी की, जहां ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा पुलिस से अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि ड्रग इंस्पेक्टर नशे में धुत एक प्राइवेट कार में हूटर लगाकर चला रहा था। जब पुलिस ने उसे रोका तो वो बदसलूकी करने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक शख्स कभी पुलिस को धक्का देता है तो कभी थाना प्रभारी का कॉलर पकड़ने लगता है। ये कोई और नहीं, अमेठी में तैनात ड्रग्स इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा है, जो एक प्राइवेट कार में हूटर लगाकर कार चला रहा था। लेकिन जब पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो ये उल्टा पुलिस को धमकाने लगा। बाद में तलाशी ली तो ड्रग्स इंस्पेक्टर की गाड़ी से हूटर और शराब की बोतल मिली, जिसके बाद पुलिस ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को हिरासत में ले लिया। लेकिन जिस तरह से ड्रग्स इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर कमलेश मिश्रा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। करीब 1 साल पहले अमेठी के मेडिकल कारोबारियों ने उन पर अवैध तरीके से वसूली का आरोप लगाया था। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गांव बिरोदा में एक कच्चे घर में बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। घर के अंदर मिली दोनों की लाश खून से लथपथ थी। शरीर पर मिले चोट के निशान इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। मृतक भूखन ध्रुव की उम्र 62 साल और उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव की उम्र 60 साल बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। शुरुआती जाँच में दोनों की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दोनों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस वारदात से पूरा गांव सदमे में है। और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार में चुनाव से पहले बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है और ये फ्री बिजली योजना अगस्त की पहली तारीख से, यानी कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को इससे फायदा होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है यहाँ पर, यानी कि अगर आप 125 यूनिट खर्च करते हैं बिजली की तो आपको उस 125 यूनिट के लिए कुछ भी चुकाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, वो आपको मुफ्त मिलेगी और वो खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल के आखिर में होने हैं विधानसभा चुनाव, उससे पहले ये बड़ा ऐलान यहाँ बिहार सरकार की ओर से किया गया है। नीतीश सरकार ने आम लोगों को राहत दिलाने के लिए इस योजना का ऐलान कर दिया है, जो अगस्त की पहली तारीख से लागू हो जाएगी और इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, ये आम जनता के लिए सौगात है या चुनाव से पहले एक सियासी दांव? देखिए, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को दी गई है। याद रहे कि 11 जुलाई को ही एबीपी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी थी कि नीतीश सरकार ऐसा फैसला ले सकती है। एबीपी न्यूज की खबर पर जो है मुहर लगी है। नीतीश ने अपने एक्स पर पोस्ट करके ऐलान किया है कि हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का जो है कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। 125 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त मिलेगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये है। इससे ज्यादा का यूनिट आता है तब तो पैसा फिर देना ही होगा। और आपको बता दें, ये जो निर्णय लिया गया है इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को जो है वो लाभ होगा। और देखिए, इसमें यही नहीं है, आगे नीतीश ने, आप देखिए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये भी लिखा है कि हमने तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर जो है सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर जो है वो लाभ दिया जाएगा। ये इसमें कुटीर ज्योति योजना के बारे में बताया गया है कि जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए
सौर ऊर्जा केंद्र लगाने हैं तो पूरा खर्च जो है वो राज्य सरकार जो है वो उठाएगी। लेकिन ये जो अभी 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान है, इससे जो गरीब तबका है और जो मध्यम वर्ग है उससे बहुत फायदा होगा। 1,67,00,000 परिवारों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब केदारनाथ धाम से दर्शन कर लौट रही श्रद्धालुओं की एक कार खाई में गिर गई। गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। कार में 9 लोग सवार थे। सभी दर्शन कर सोनप्रयाग के रास्ते लौट रहे थे। तभी गुप्तकाशी में टेमरिया के पास गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिससे चीख पुकार मच गई। जब स्थानीय लोगों ने कार को खाई में गिरते देखा तो उसकी खबर प्रशासन को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को खाई से बाहर निकाला और सभी श्रद्धालुओं की जान बचाई गई। लेकिन इस दौरान कई श्रद्धालु बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोग देवदूत की तरह सामने आए, जिन्होंने पहले प्रशासन को खबर दी, बाद में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर से, जहां सरकारी सिस्टम को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, क्योंकि उस महिला के गांव की सड़क खस्ताहाल स्थिति में है और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस उसके गांव पंडरी पानी नहीं पहुंच सकती। इसीलिए गांव का रास्ता उसे ऐसे ही नंगे पैर पैदल पार करना पड़ा। फिसलन और पानी से भरे रास्ते पर सफर इतना भी आसान नहीं था। महिला को अस्पताल ले जा रहे परिवार वालों में से एक ने चप्पल पकड़ी थी तो एक के हाथ में छाता था। रास्ते को सुरक्षित पार करने के लिए सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, तभी महिला का हाथ पकड़े शख्स का पैर फिसल जाता है। भले ही ये महिला ऐसे इस हालत में अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचने में कामयाब हो गई हो, लेकिन कांकेर की इस तस्वीर ने छत्तीसगढ़ के सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में 2 मंजिला दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये आग वेल्डिंग की चिंगारी से लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आग दुकान की दोनों मंजिल में फैल गई, जिसकी लपटों ने आसपास के इलाके को दहशत से भर दिया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर दिखे। आनन फानन में आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन तब तक आग पूरी तरह से फैल गई। हालात ऐसे हो गए कि आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड दोनों गाड़ियों को 7 से 8 बार पानी भरकर लाना पड़ा, तब जाकर आग पर काबू पाया। लेकिन दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत रही, किसी तरह की कोई जानहानि नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही आग लगी दुकान में मौजूद सभी लोग बाहर आए। वहीं एमपी के विदिशा में आरपीएफ ने मानव तस्करों के चंगुल से 20 बच्चों को छुड़ाया है। इन्हें काम कराने के लिए बिहार के कटिहार से मुंबई ले जाया जा रहा था, लेकिन समय रहते एक एनजीओ को इनकी ट्रैफिकिंग की जानकारी मिल गई थी। विदिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने तुरंत आरपीएफ को जानकारी दी। आरपीएफ और एनजीओ की संयुक्त टीम ने विदिशा रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई करते हुए 34 लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इनमें 20 नाबालिग बच्चे निकले। परिजनों को कुछ पैसे दिए गए हैं बच्चों के, जो ट्रैफिकर थे उनके द्वारा, और बच्चों को छात्रावास प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद बच्चों के परिजन आएंगे तो उनको हैंड ओवर करेंगे। बच्चों के परिजनों को मानव तस्करों ने पैसे दिए थे। इन्हें मुंबई से ले जाकर काम करवाने की तैयारी थी। कार्रवाई के दौरान पकड़े गए मानव तस्करी के 6 आरोपियों से जीआरपी पूछताछ कर रही है, जिससे पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। वहीं एमपी का सिवनी 2 बच्चों का शव देखकर दहल उठा। दोनों ही बच्चे सिवनी शहर से मंगलवार शाम से लापता थे। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसी दिन परिवार ने पुलिस को उनकी गुमशुदगी की जानकारी दी थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। परिवार को उनके सकुशल होने की उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीदें उस समय मातम में बदल गई जब शहर से कुछ किलोमीटर दूर जंगल में दोनों बच्चों का शव एक साथ मिला। इन्हें जंगल में एक पत्थर के नीचे ढक दिया गया था। अंबा माई के जंगलों से 2 शव बरामद किए गए, जो उन्हीं बच्चों के हैं, और प्रथम दृष्टया इसमें हत्या का मामला समझ में आ रहा है, जिस पे कार्रवाई की जाए। पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
कौन सा? और दिखा दे कोई भी ऐरा गहरा। सिर्फ मैथन स्टील दो, है ना? स्ट्रॉन्ग मतलब? मैथन स्टील। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी। गेम बदल दे, गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। चुनिंदा शुद्ध कश्मीरी मिर्च से बना एवरेस्ट का कश्मीरी लाल। कम तीखा, ज्यादा लाल, खाना बने कमाल। रास्ता है वही शहर। तू कब आया अभी लाइफ से? अरे वाह ताई, पहचान गई। शहर जाके आँख का ऑपरेशन करा लिया क्या? शहर जाए मेरी जूती। नहीं, यही अपने गांव में ही करवा लिया। वो जो सूरज है ना अपना, वो सब कर रहा है। अरे वाह छोटी, ये स्कूल में सीखा? इंटरनेट पे। इंटरनेट? हाँ, सूरज भैया है ना? कौन है ये सूरज भैया? आपको उनसे मिलना है क्या? हाँ चलो, वो रहे सूरज भैया। हम सूरज से सिर्फ बिजली नहीं बनाते हैं, खुशहाली को देश के कोने कोने तक भी पहुंचाते हैं। अदानी, हम करके दिखाते हैं। पान बहार, ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है। मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का पान बहार, पहचान कामयाबी की। बड़ी खबर अमेरिका से, जहां अलास्का में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.3 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि गाड़ियां तेजी से हिल रही थी। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये गाड़ियां वहां जो बाहर खड़ी हैं वो आपको हिलती भी नजर आ रही होगी। सामान जो है वो भी गिर गया, दीवार पर टंगा हुआ सामान भी नीचे गिर गया। लोग घरों से बाहर निकल आए, दीवार पर टंगा सारा सामान नीचे गिर गया। भूकंप के तेज झटकों के बाद अलास्का के ओल्ड हार्बर इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 7.3 मापी गई। अभी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि झटके कितने तेज थे कि दीवार पर जो सामान टंगा हुआ था वो नीचे गिर गया। गाड़ियां जो बाहर खड़ी थी वो भी बहुत तेजी से हिलती हुई नजर आ रही है और लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकल आए। श्री अमरनाथ यात्रा के बालटाल मार्ग पर पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस रास्ते पर भूस्खलन हो गया, जिसमें एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई है। इसकी वजह है बालटाल के दोमेल गेट के पास रेल पटरी में हुआ भूस्खलन। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ से पानी के साथ मलबा यात्रा ट्रैक पर आ गया, जिससे रूट बाधित हो गया। मलबे की धार में 4 तीर्थयात्री बह गए और कई यात्री घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी चिकित्सा सुविधा केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया गया। रास्ते पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में मानसून की भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। खराब मौसम की वजह से जम्मू से अमरनाथ यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए जम्मू से यात्रियों का कोई नया जत्था रवाना नहीं होगा। वहीं प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी का पानी संगम घाट के बाद नाग वासुकी मंदिर तक पहुंच गया। तेजी से जलस्तर बढ़ने से अब नदी का पानी लोगों के घर तक पहुंच रहा है। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की है, जहां कुछ महीने पहले तक श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा था। वहां पानी की घुसपैठ हो चुकी है। गंगा यमुना का पानी प्रयागराज के निचले इलाकों को अपनी चपेट में ले चुका है। परिस्थिति तो इस समय बहुत खराब चल रही है हमारी लोग की। निचला इलाका हमारे लोग का घर का है, कभी न कभी पानी घर में भी आ सकता है। हम लोग रात बिरात उठ के देखते रहते हैं कि कहीं पानी ना आ जाए। जिन कुर्सियों पर बैठकर कुछ दिन पहले तक लोग संगम का नजारा देखते थे, वो जलमग्न हो चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में दस्तक दे चुका है, मानो घर के बाहर ही साक्षात गंगा और यमुना पधार गई हो। पानी आ गया है, अब तो दिक्कत तो होगी। तो अब कहीं जाना रहता तो घूम को जाना पड़ता है, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम पहुंची है। संगम का पानी नाग वासुकी मंदिर के अंदर प्रवेश करने को आतुर है। ऐसे में ये सिर्फ बाढ़ के आगमन का संकेत नहीं, विकराल तबाही की आहट नजर आती है।
सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, वाराणसी में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर दिखाई दे रहा है, जहां गंगा का पानी तेजी से बढ़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि सभी 84 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। यहां तक कि सबसे ऊंचा नमो घाट तक गंगा जी का पानी पहुंच गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, वाराणसी का मशहूर नमो घाट जलमग्न हो चुका है। यहाँ बने नमस्ते की आकृति में बनी 4 बड़ी मूर्तियां जलमग्न हो गई हैं। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सेल्फी और नाव संचालन पर रोक लगा दी है। सुरक्षा एजेंसियां भी सभी घाटों पर अलर्ट है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, और जो यहाँ पर नमस्ते की मुद्रा में 4 प्रतिमाएं लगाई गई थी वो भी देखिए जलमग्न हो चुकी हैं, और इसीलिए यहाँ पर सेल्फी लेने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं यूपी के बागपत में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। उससे पहले उसने एक वीडियो बनाया और 2 सुसाइड नोट लिखे, जिनमें से एक सुसाइड नोट तो उसने अपने शरीर पर ही लिखा है, जो उसके साथ हुए अत्याचारों के दर्द को बयां कर रहा है। और इन्हीं में से एक में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने ससुराल पक्ष के लोगों को बताया है। मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे पति और उनका समस्त परिवार ही होगा। यह बात मैं पूरे होशो-हवास में और बिना किसी दबाव के बोल रही हूँ। बागपत के रठौंडा गांव की मनीषा ने दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर मंगलवार को आत्महत्या कर ली। मनीषा अपने मायके में रह रही थी और पिछले कई महीनों से गहरे मानसिक तनाव से जूझ रही थी। मेरे पापा ने मेरी शादी में 20 लाख रुपए लगाए हैं, पर और 20 लाख रुपए लगाए हैं। उन्होंने बुलेट भी दी है, सारा सामान फर्नीचर सब कुछ दिया है, पर उन लोगों को कार चाहिए। मनीषा की शादी कुंदन से साल 2023 में हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया और शारीरिक प्रताड़ना भी देने लगे। कार के कारण मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, रोज पीटते हैं। एक बार मुझे बिजली का करंट से मारने की कोशिश भी की, पर मैं बच गई। आत्महत्या से पहले मनीषा गर्भवती थी। वीडियो में उसने जबरन गर्भपात कराने का आरोप भी लगाया है। मनीषा ने 3 मिनट 29 सेकंड का वीडियो बनाया और दुनिया को अलविदा कह दिया। मनीषा का ये कदम न सिर्फ एक महिला की टूट चुकी आत्मा को दर्शाता है, बल्कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई की एक और दर्दनाक तस्वीर पेश कर गया। जिसके बाद अब यूपी पुलिस ने मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामला पूरा डाउरी डेथ का लगता है ये, और महिला ने कल रात में ऐसा प्रथम दृष्टया जांच में लग रहा है कि उसने जहर खाई है और सुसाइड किया है। किंतु फिर भी ये मामला 304B का जो पुराना धारा है, पुरानी है, वो इसमें दर्ज हम लोग करा रहे हैं। इसमें मामले की गंभीरता से जांच के लिए पुलिस मनीषा के मोबाइल और दूसरे दस्तावेजों की जांच भी करेगी। फिलहाल मनीषा के मायके में सन्नाटा है, परिवार गहरे शोक में है और गांव में मातम पसरा हुआ है। मानसिक प्रताड़ना से जूझ रही मनीषा पर दहेज को लेकर टॉर्चर इतना बढ़ा कि वो अपने मायके वापस आ गई। वहीं उसने खुद के दर्द, उत्पीड़न और बेबसी की कहानी बयां की। पता चला कि पेट में बच्चा है, पर डॉक्टर ने दवा भी लिखी। कुंदन जी दवाई मेरी नहीं लाए। अपने हाथ पैर पर मारकर से सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना और अपमान को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। सरकार ने तय किया है कि कांवड़ यात्रा में जो डीजे शामिल होगा उसकी ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट से ज्यादा नहीं होगी। नियम ये भी है कि धर्म और जाति की प्रशंसा वाले गाने नहीं बजेंगे। हालांकि जब एबीपी न्यूज की टीम ने इसकी पड़ताल की तो हमने ये पाया कि कांवड़ यात्रा में सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। और आलम यह है कि यूपी के कांवड़िए बेखौफ है। यूपी में जो डीजे कांवड़ यात्रा के साथ चल रहे हैं उनकी ऊंचाई 12 से 15 फीट है और चौड़ाई भी कांवड़िए खुद तय कर रहे हैं। उत्तराखंड गए थे तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी? दिक्कत हुई थी, ये हमने यूपी में आके लगाया सारा। 10 फुट आई थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पर मतलब कहते पालन कराते 10 फीट का, यहाँ पर 2 फीट ऊपर कराए। मतलब कांवड़िए उत्तराखंड में तो नियम कायदों को मान रहे हैं, लेकिन यूपी में घुसते ही वही लोग नियमों को तार तार कर देते हैं।
उत्तराखंड का सारा नकली है, उधर का सब। उत्तराखंड की पुलिस बहुत गंदी है भाई, टोल टैक्स पे इतने डंडे मारे। वो अलग बात है कि सीएम योगी खुद कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, लेकिन आज कांवड़िए यूपी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते नहीं दिखते। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के तेवर यूं तो राजनीति में काफी तल्ख रहते हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो अक्सर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई दिखाई देती हैं। इस बार वो भगवा गमछा पहने नजर आई। इकरा हसन का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल इकरा हसन सहारनपुर में शिव सेवा कांवड़ शिविर में पहुंची और यहां पर उन्होंने न सिर्फ शिव भक्तों की सेवा की बल्कि अपने हाथों से उन्हें खाना भी परोसा। इस दौरान इकरा हसन ने कहा कि देश की संस्कृति इसी तरह प्यार और अमन के साथ आगे बढ़ती रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों का उत्पात अभी चल ही रहा था कि इसमें सियासत भी शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। क्योंकि मेटा पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने 2 तस्वीरें शेयर की। एक तस्वीर में कांवड़ यात्रा को सड़क पर दिखाया गया, जबकि दूसरी तस्वीर में सड़क पर नमाज अदा करते लोग नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें शेयर करते हुए दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए और पूछा कि एक देश में 2 कानून क्यों। हालांकि दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना करार देते हुए सनातन विरोधी बता दिया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं। विश्वास सारंग ने कहा कि भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहीं यूपी के मुरादाबाद में जगह जगह कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए हिंदू समुदाय के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। बिजली के खंभे पर लगे इस पोस्टर पर लिखा है, धर्म बदलकर मोमोज, पास्ता, चाउमीन, बर्गर जैसी चीजें बेचकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। कृपया हिंदू सावधान रहें। यानी एक तरह से लिखा गया है कि अगर मुस्लिम के हाथ का बना खाना खाएंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए ये साफ नहीं है। ये पोस्टर ऐसे वक्त में लगाए गए हैं जब कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं यूपी के हापुड़ में एक शख्स को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। ग्राहक का ऑर्डर जब उस तक पहुंचा तो उसकी डिश ही बदल चुकी थी। दरअसल माधव माहेश्वरी के नाम के एक शख्स ने स्विगी से पनीर टिक्का रोल ऑर्डर किया था, लेकिन जब पैकेट खोला तो उसमें पनीर की जगह अंडा रोल निकल आया। तुरंत इसकी शिकायत स्विगी के साथ साथ क्लाउड किचन रेस्टोरेंट और खाद्य विभाग से की गई। खाद्य विभाग की टीम ने व्यापारी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए क्लाउड किचन सेंटर से खाद्य सामग्री के नमूने लिए और स्विगी कंपनी को भी नोटिस भेजा। हालांकि इस पूरे मामले पर क्लाउड किचन सेंटर ने अपनी गलती पर माफी मांगी है। वहीं बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सरकारी योजनाओं के उद्घाटन के साथ साथ एनडीए सरकार प्रचार प्रसार भी कर रही है, लेकिन इस बीच लखीसराय जिले से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, वहां लोगों के खाने में मटन की व्यवस्था की गई थी। सावन के महीने में मटन खिलाना नया विवाद खड़ा कर सकता है। मटन बढ़िया बना है, खूब सुंदर। इस सावन में मटन खा रहे हैं, वो बात नहीं, हम लोग खाते हैं सब दिन। इनको देखिए पीस मिला है पूरा, दिखाइए इनको, देखिए पूरा एकदम खुश हैं। और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का भोज है। जिन लोगों को मटन मिला वो तो खुश थे, लेकिन जिन्हें मटन का पीस नहीं मिला वो दूसरी पार्टी को वोट देने की बात कहने लगे। चावल लेकर बैठे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें क्या लग रहा है? चावल है सर, लेकिन पानी का भी व्यवस्था। चावल देखिए सूख चुका है पूरा, 2 घंटा सब लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मटन आप लोग को नहीं मिला? मटन मिल नहीं रहा है। 4 आदमी उधर बाल्टी खींच के सर लेके जा रहा है। बताइए किस तरह से चलेगा ऐसे में? जब खाना नहीं खिला सकता है तो बिहार क्या चला सकता है, आप ये बताइए। कार्यक्रम में लोगों की खचाखच भीड़ थी। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँची थी, जिन्होंने पहले नेताओं का भाषण सुना, फिर मटन खाया। और इसी मटन पार्टी को लेकर अब बिहार में सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सवाल उठा दिए हैं।
दूसरों के खान पान पर सवाल उठाने वाले धूर्त हैं, ये कहा है रोहिणी आचार्य ने। धर्म का मर्म छिपाने वालों का दोहरा चरित्र इस मटन पार्टी से सामने आ गया है। तो बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम कर रहा है, जिस पर विपक्ष जमकर आरोप भी लगा रहा है। इसी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम को भी घेरा है। और तेलंगाना के निजामाबाद जिले की इस सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और पीएम को अपनी डिग्री दिखाने की चुनौती दी। जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री आवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि इसके बाद कोई बोलेंगे आप दिखाते क्या, मैं डिग्री दिखाने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और बीजेपी की भी आलोचना की और उन पर मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों से नागरिकता मांगने के आरोप लगाए। जो लोग हमारे मुल्क में, जिसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, बेशर्मी की हद है कि तुम आज हमसे कह रहे हो कि बताओ तुम भारत के शहरी हो या नहीं हो। बिहार के चुनावी चक्रव्यूह में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन चुनावी माहौल में दिए गए इस बयान ने असदुद्दीन ओवैसी को सियासी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वहीं केरल में वन विभाग के एक अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वन विभाग के अधिकारी बंदर के एक बच्चे को CPR देते हुए दिखाई दिए, जिससे बंदर के बच्चे की जान बच गई। वीडियो तिरुवनंतपुरम के पोनमुडी के चेक पोस्ट का है। बंदर का बच्चा पूरी तरह से बेहोश था, हालांकि उसकी आंख खुली नजर आ रही थी और तभी अरुण नाम के इस फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे CPR देना शुरू किया। दरअसल बंदर का ये बच्चा करंट लगने के बाद जमीन पर गिर गया था। जैसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर की नजर उस पर पड़ी, वो उसकी तरफ दौड़ पड़े। इस बीच वीडियो में दिखाई दिया कि इस बेबी बंदर की मां पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। CPR देने का नतीजा ये हुआ कि बंदर के बच्चे ने धीरे धीरे सांस लेना शुरू किया। कुछ मिनट के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर की कोशिश रंग लाई और बंदर का बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया। जैसे ही बेबी बंदर ठीक हुआ, फॉरेस्ट ऑफिसर उसे किनारे पर ले गए और फिर छोड़ दिया। फॉरेस्ट ऑफिसर के हाथ से छूटते ही बेबी बंदर सीधे अपनी मां की तरफ दौड़ पड़ा और उसकी मां भी पेड़ से नीचे उतर आई और अपने बच्चे को गले से लगा लिया। कुछ दूर जाने के बाद दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर अरुण को देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो दोनों उन्हें थैंक्स बोल रहे हो। अब जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो फॉरेस्ट ऑफिसर को थैंक यू बोल रहा है और उनकी तारीफ कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के इन दिनों तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम MP में चल रहा है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उनका बिजली का बिल 2 से 3 गुना ज्यादा आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले उनका बिजली बिल 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद ये कई गुना बढ़ गया है। अब इसी मुद्दे को लेकर लोग शहरों में सड़कों पर उतर आए हैं। उधर बिजली विभाग के ऑफिस में ऐसे लोगों की लंबी कतार है जो अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुंचे। सरकारी आंकड़ा बताता है कि मध्य प्रदेश में अब तक 18 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता को एक ऐसा घर भी मिला जहां बिजली बिल पिछले 3 महीने से 27,000 रुपए तक आ रहा है। जिस घर में सिर्फ 2 बल्ब जलते हैं, वहां का बिजली बिल 10,000 रुपए आया है। ऊपर से समस्या ये कि समय पर बिल का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली कनेक्शन काटने में 1 दिन की भी देरी नहीं की जाती है। वहीं झारखंड के धनबाद में दिनों चूहों की जमकर चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि चूहों पर आरोप है कि उन्होंने अंग्रेजी शराब पी ली, वो भी 1-2 बोतल नहीं बल्कि पूरी 802 बोतल। दरअसल पूरा मामला ये है कि 1 सितंबर से झारखंड में नई शराब नीति लागू होने वाली है, जिसके कारण सभी दुकानों में मौजूद शराब का स्टॉक मिलान किया जा रहा है। इसी जांच के तहत झारखंड के धनबाद में 802 शराब की बोतलें खाली मिली। जब व्यापारियों से इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने सारा इल्जाम चूहों पर मढ़ दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि चूहों ने बोतलों के ढक्कन कुतर दिए और सारी शराब पी गए। हालांकि उनकी ये बेतुकी दलील काम नहीं आई। अधिकारियों ने व्यापारियों से नुकसान की भरपाई करने को कहा है। कुछ भी हो, हम फ्रेश माल दिए थे आपको, गिन के हम फ्रेश माल लीजिए। फिलहाल मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो ये पता लगाएगी कि दोषी कौन है।
वहीं पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने बड़ा हमला किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में 29 पाक सैनिकों की मौत हो गई है। क्वेटा और कलात में पाकिस्तानी सेना पर यह हमला किया गया है बीएलए की ओर से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का यह हमला जिसमें 29 पाक सैनिकों की मौत हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जो बीएलए है वो पाकिस्तान से आजादी की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है और इसी को लेकर दोनों के बीच में ये संघर्ष देखने को मिलता रहता है। और अब ये बड़ा हमला पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ओर से किया गया है, जिसमें पाकिस्तान के 29 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। क्वेटा और कलात में पाकिस्तान की सेना पर यह हमला किया गया है बीएलए की ओर से। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा हमला। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायकों से पार्टी आलाकमान नाराज बताया जा रहा है। जन सुरक्षा बिल का पुरजोर विरोध नहीं करने को लेकर आलाकमान नाराज है। नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार से जवाब मांगा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला के कहने पर यह नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी आलाकमान नाराज है। महाराष्ट्र में अपने कांग्रेस के विधायकों से नाराजगी इस बात को लेकर है कि विधायकों ने जन सुरक्षा बिल का पुरजोर विरोध नहीं किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी बाबत नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार से जवाब मांगा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी के कहने पर यह नोटिस जारी किया गया है। रमेश चेन्नीथल्ला के कहने पर यह नोटिस जारी किया गया है महाराष्ट्र में कांग्रेस के विधायकों को कि उन्होंने यहां पर बिल का पुरजोर विरोध नहीं किया, जन सुरक्षा बिल का, और इसी को लेकर पार्टी आलाकमान उनसे नाराज है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उन्हें कि वो कारण बताए कि आखिरकार क्या वजह रही कि महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों ने इस बिल का पूरी शक्ति के साथ विरोध नहीं किया, अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। क्या इसके पीछे उनकी कोई मंशा थी, उनके इरादे क्या थे कि जो पार्टी आलाकमान के फैसले को यहां पर लागू नहीं किया गया, और इसीलिए उनसे जवाब तलब किया गया है महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी के कहने पर। ये बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। जन सुरक्षा बिल का पुरजोर विरोध न करने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों से नाराज है पार्टी आलाकमान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।